हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं दरोगा जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2008 के जो एग्ज़ाम में पेपर हुआ था, उसी पेपर का आज मैं डिस्कस लेकर सामने आया हूं। और आज देखेंगे इसका कैसे चूँकि किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले जो है ना, हम लोग को उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझना चाहिए और समझकर जो है उसी आधार पर ही तैयारी शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसके बाद आगे जो है आपको आएंगे, सेट प्रैक्टिस भी करवा देंगे हम, ठीक है। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि पटना में आकर आप पढ़ाई करें। आप गांव देहात का भी लड़का और घर में जो आप बैठे हुए हैं, कोई माताएं बहनें हैं जिनकी उम्र 18 प्लस है, वो ग्रेजुएट है और उनकी उम्र बचा हुआ है, तो आप दरोगा का फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और अभी तक नहीं फिलअप किए हैं तो और फिलअप करके जो है ना इसकी तैयारी कीजिए। और अभी जो यूट्यूब ऐसा माध्यम है जो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। पीटी का तैयारी कीजिए, पीटी हो जाएगा तो मेंस पे जी जान लगा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, और क्वेश्चन को देखने से आप समझ जाएंगे कि क्या आपसे एग्जाम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। ये एग्जाम 2008 में जो एग्जाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन आया था। देखिए, पहला क्वेश्चन ये पॉलिटी से है कि भारत के महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं कि ऑप्शन में दिए हुए आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और संसद। देखिए, तो इसका जो नियुक्ति है मेरे भाई राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इससे जुड़ा हुआ कुछ बात को हम लोग देखते हैं कि देखिए, राष्ट्रपति किनको किनको नियुक्ति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त व्यक्ति जो है कौन कौन होता है, किनको किनको नियुक्त किया जाता है। देखिए, तो पहला नंबर में जो है आपको जो आता है, राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसकी करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये बात हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। पहली नियुक्ति किसकी करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और ये प्रधानमंत्री होता कौन है मेरे साथियों? ये प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, जो बहुमत दल के नेता होते हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या होता है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, यानी अन्य मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद में जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनको जो है नियुक्ति का काम राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो भी प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्लियर है? इसके बाद जो है तीसरा नंबर जो सबसे प्रमुख है, जो यहाँ से सवाल हमेशा आते हैं, वो तीसरा नंबर जो है मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश की अगर बात किया जाएगा तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्ति किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे, ठीक है, और अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे उसका भी जो है ना ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका भी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, न्यायालय। कोई दिक्कत है? तो आप पहला नंबर क्या समझ गए कि आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, उसके बाद उनके अन्य मंत्रियों के, कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं, इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश में जो है आपको आ जाएंगे, आपको हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट के भी जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होता है। ठीक है, अब चौथा नंबर में जहाँ से आपको सवाल पूछता है, सवाल जो है आपको राज्यपाल, राज्यपाल जो होते हैं, अन्य राज्यों के जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, सभी राज्यों में राज्यपाल होते हैं, उनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से ही नियुक्ति होती है। ठीक है, और 5वां नंबर में हम बात करते हैं महान्यायवादी की। 5वां नंबर में क्या बात करते हैं? महान्यायवादी की। ठीक है, 5वां नंबर किसकी बात करते हैं? महान्यायवादी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति जो है ना, अनुच्छेद 76 के 1 के तहत जो है ना, अनुच्छेद 76 के 1 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है,
अब इसमें अगला पॉइंट ये है मेरे भाई कि ध्यान दीजिए कि अनुच्छेद 88 में ये इस बात का उल्लेख मिलता है। इस बात का उल्लेख क्या मिलता है इसे देख लीजिए कि जो ये महान्यायवादी जो होगा ना, संसद के किसी भी सभा का ये सदस्य नहीं होता है। यानी सभा करने का मतलब क्या होता है, न ये लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है, एकदम प्रेम से पढ़िए, आराम से समझिए और हर एक चीज़ को हमको समझ जाना है, ठीक है। न ये लोकसभा के सदस्य होता है, ठीक है, न राज्यसभा का सदस्य होता है मेरे भाई, ठीक है, न राज्यसभा का सदस्य होता है, न अन्य कोई समिति का भी ये सदस्य होता है। कोई भी समिति जो अगर होता है जो सेंट्रल में रहता है उसका भी ये सदस्य नहीं होता है। लेकिन मेरे भाई इसको जो है राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और किसी भी समिति में भी बोलने का केवल अधिकार है। क्या है? बोलने का अधिकार है। ये किसी भी सभा में ये बोलने का अधिकार है। बोलने का क्या अधिकार है मेरे भाई? बोलने का अधिकार महान्यायवादी को है, लेकिन इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या देने का अधिकार नहीं है? वोट देने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए, अब देखिए कि भारत के महान्यायवादी को देखिए कितना उल्टा क्वेश्चन पूछा है, को नियुक्त कौन करता है? तो देखिए प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद में जो मंत्रीगण होते हैं उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ उल्टा पूछा है, ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए और ये ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है मेरे भाई घुमा फिरा के पूछता है। तो पहले क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी आपको देहाती क्षेत्र में रहते हैं, बिल्कुल सुदूर इलाका में रहते हैं, लेकिन अब आपके पास ऑप्शन यह है कि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिसके मदद से आप जो है कहीं भी बैठकर, कहीं भी रहकर आप जो है आप सीख सकते हैं और सीख कर आप पीटी परीक्षा दे सकते हैं। मेरे भाई उम्र जो है कैटेगरी के अनुसार हमको लगता है कि 42 साल तक जो है बिहार सरकार जो है फॉर्म फिल करने का अधिकार देता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप माताएं हैं, बहनें, आपकी शादी हो चुकी है और शादी होने के पश्चात भी आपको अफसोस से मलाल है कि अच्छे जॉब नहीं मिल पाया और आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए और बिल्कुल पटना आने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार दरोगा की पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कर सकते हैं। और पीटी के लिए हर सब्जेक्ट का जो है टीचर्स को मैं जल्द ही आपको अवेलेबल करा दूंगा। मैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ। और कैसा रिस्पांस आता है, आप जो है फीडबैक अगर देंगे, अच्छा प्यार देंगे हमें, तो मैं इसका स्पेशल दरोगा का बैच लेके और ने टीचर के साथ जो है मैं आपको शुरू कर दूंगा बैच, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस में, ठीक है। और एक और बात अनाउंस करता हूँ कि साइंस का जो आपका ये बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका साइंस का जो सेक्शन है आपको 5:30 बजे प्रतिभा फाउंडेशन के आपको चैनल पे लाइव क्लास साइंस के पर डे आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप साइंस का पोर्शन इधर से तैयारी कर लीजिएगा और जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो है ना वो सभी टीचर को मैं ला रहा हूँ। और मैं जो हूँ आपको सेट जो है धीरे धीरे सेट करके मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह बता दूंगा और प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो पहले ये सब चल देगा धीरे धीरे, लेकिन आपको इसके लिए ज़रूरी है कि आपका प्यार मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वोट देने का अधिकार है, ये बात आप समझ गए महान्यायवादी के विषय में, ठीक है। तो ये महान्यायवादी से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जिसको आपको याद रखना चाहिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संसद का भी जो सदस्य होते हैं उनका भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए संसद का एक और बात जान लीजिए कि संसद का इसमें 3 अंग होता है। एक होता है लोकसभा, क्या होता है मेरे भाई? एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, 3 अंग होता है, ध्यान रखिएगा। संसद का कितने अंग होता है? 3 अंग होता है। और एक स्वयं जो है राष्ट्रपति होते हैं जो कि सबसे सुपर पावर राष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा जो है निम्न सभा कहा जाता है इसको, और राज्यसभा को उच्च सभा कहा जाता है, यानी उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का कुछ डिटेल्स था।
अब कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपको इम्पोर्टेंट दिया जाए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी पॉलिटी से है कि भारत के राष्ट्रपति जो है ना अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये लोकसभा अध्यक्ष जो है ना, लोकसभा अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र जो है ना किसको सौंपेगा, त्याग पत्र। लोकसभा अध्यक्ष जो है ना अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपेगा। किसको सौंपेगा मेरे भाई, उपाध्यक्ष को सौंपेगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को सौंपेगा, कोई दिक्कत। और उपाध्यक्ष किसको सौंपेगा, अध्यक्ष को सौंपेगा, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के पास ही ना त्याग पत्र देगा, तो ये किसको प्रधानमंत्री किसको देगा त्याग पत्र, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति किसको देगा, देखिए उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, कोई दिक्कत। मुख्य न्यायाधीश को अगर आपको त्याग पत्र देना होगा तो ये किसको देगा मेरे भाई, त्याग पत्र जो है ये आप मुख्य न्यायाधीश जो है ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, तो ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है मेरे भाई। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, तो ये से संबंध। और क्वेश्चन क्या करता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। तो यानी कि इसके हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। ये 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अभी जो है हम वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनके विषय में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। ये ऑप्शन पे नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था 2008 में, तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू मैं वैसा ही टाइप करवा दिया हूँ। लेकिन अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति के विषय में हम लोग कुछ समझ लेते हैं फैक्ट। देखिए वर्तमान राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए तो वर्तमान जो राष्ट्रपति हमारे हैं इनका जो नाम है ये द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, और क्वेश्चन जो पूछे हैं वो क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में जानकारी रखिए। क्वेश्चन जो है पूछे उनके बारे में जानकारी रखिए, तो आपका लगभग 25% काम जो है आपको प्रीवियस ईयर जो है आसान कर देगा, चीज है ना, 25% काम आसान कर देगा। इसके बाद हम सिलेक्टेड चीज, देखिए यूट्यूब पे बिल्कुल सिलेक्टेड चीज आपको पढ़ाएंगे हम। क्या पढ़ाएंगे, बिल्कुल सिलेक्टेड चीज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, देखिएगा वीडियो कितना का वो टाइम बता दीजिएगा, ठीक है। क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू नाम है इनका। क्या नाम है मेरे भाई, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। अब इनका जो है, अब देखिए ये जो राष्ट्रपति हैं, पहले हम इनका जन्म देख लेते हैं। देखिए इनका जो जन्म है, इनका मेरे जो भाई जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है 20 जून, कितना दिन के हुआ है, 20 जून 1958 ईस्वी को इनका जन्म हुआ, ठीक है मेरे भाई। ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, 20 जून 1958 के इसको। इनका जन्म का स्थान कहाँ है मेरे भाई, स्थान जो है ये उड़ीसा राज्य में जन्म लिए हैं। किस में जन्म लिए हैं, उड़ीसा राज्य, ठीक है। और ये जो राष्ट्रपति हैं, ये जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, ये राष्ट्रपति जो है देश के कैमी राष्ट्रपति हैं, तो हमारे याद रखिएगा मेरे भाई ये 15वीं राष्ट्रपति है। ये 15वीं राष्ट्रपति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़ा हुआ चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि आप जब इनके विषय में हम डाटा जब लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति जब हो जाएंगे, तो राष्ट्रपति जब ये है 15वीं राष्ट्रपति, तो इनके बाद में एक ये है ना कि ये आपको जान लीजिए कि ये प्रथम जो है प्रथम एसटी का मतलब होता है प्रथम जनजाति है, प्रथम जनजाति है जिन जो आपको राष्ट्रपति तक के पद तक पहुँचे हैं। प्रथम एसटी जनजाति राष्ट्रपति हैं, प्रथम एसटी जनजाति राष्ट्रपति हैं, ठीक है। पहला नंबर ये इंपॉर्टेंट बात हो गया।
दूसरा नंबर इम्पोर्टेंट बात आप देखिएगा, दूसरा नंबर इम्पोर्टेंट बात देखिएगा ये, तो उड़ीसा का देखिए, उड़ीसा का दूसरे व्यक्ति हैं, ये दूसरे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति तक पद पर पहुंचे हैं। ठीक है, जो दूसरे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हैं। तीसरा नंबर फैक्ट इनके पास क्या है कि सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं होना चाहिए आप लोग को। देखिए, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा कि प्रथम एसटी जनजाति के राष्ट्रपति हैं, और ये पुरुष हो या महिला। ठीक है, पुरुष हो या महिला में, पुरुष में भी, जनजाति में क्या बात है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि जनजाति में, देखिए जनजाति में ये पुरुष में भी और ये महिला में भी, मेल में भी और फीमेल में भी प्रथम जो है ये राष्ट्रपति हैं। इसके बाद एक और बात आ सकता है, इनसे सवाल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है सवाल, इनसे सवाल ये पूछ सकता है कि ये जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने अपनी कैरियर जो शिक्षक के रूप में शुरू किया था, और शिक्षक बनने के पश्चात जो है ना, ये जो है यानी राष्ट्रपति बनने से पहले जो है, ये जो है झारखंड के राज्यपाल थे, झारखंड के राज्यपाल थे, बिहार के पड़ोसी राज्य, ठीक है, पड़ोसी राज्य के ये राज्यपाल थे। ठीक है, ये जो है किसके राज्यपाल थे, झारखंड राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, तो ये इनसे जुड़ा हुआ ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको अगर दरोगा के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये जो है ना, आपको भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, ये आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये करेंट का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा नहीं इसमें हिंट्स देता हूँ कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, हिंट्स देखिए, प्रथम, देखिए आपका अगर प्रथम की बात करें तो प्रथम में हम लोग बात करेंगे तो प्रथम में थल सेनाध्यक्ष, इसका प्रथम यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, प्रथम याद रखिएगा, प्रथम थल सेनाध्यक्ष, इसके बाद आपको जल सेनाध्यक्ष, ठीक है, और इसके बाद वायुसेना अध्यक्ष को याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रथम थल सेना जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह थे। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड थे, ये सेकेंड थे जो कारियप्पा नाम था उनका, क्या नाम था मेरे भाई, कारियप्पा। ठीक है, जे कारियप्पा नाम था। वायु, खाली इतना ही नाम लिखिए, याद रखिएगा ना, राजेंद्र प्रसाद सिंह, कारियप्पा थे, और यहाँ सुब्रत मुखर्जी थे, सुब्रत मुखर्जी। ठीक है, सुब्रत मुखर्जी थे। कोई दिक्कत, तो आपको प्रथम को तो हर हाल में याद रखना चाहिए, और जब करेंट पढ़ेंगे ना तो भारत के जो सेना प्रमुख होंगे, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, आपको एग्ज़ाम से पहले जो है ना इसको देख लेना है कि जब कौन कौन है। ठीक है, और तब जाके आप जाइएगा एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है 30 सितंबर को सेवा समाप्त हुआ है, तो वायुसेना अध्यक्ष जो है ना विवेक चौधरी जो है बने हैं, विवेक चौधरी वर्तमान में कौन है, विवेक चौधरी जो है 30 सितंबर को रिटायर हुए हैं, तब उनके स्थान पर विवेक चौधरी आए हैं नया। इसके बाद थल सेनाध्यक्ष जो है मनोज पांडे हैं। ठीक है, मनोज पांडे है थल सेनाध्यक्ष। इसके बाद जल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो राधा कृष्ण, देख लीजिएगा इसको ठीक से, राधा कृष्ण जो है, राधा कृष्ण हरि कुमार थे। अभी वर्तमान में मैंने चेक नहीं किया है, आप देख लीजिएगा इसको चेक करके। ठीक है,
चलिए आयुष बाबू, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नहीं है? ये आपका सवाल जो आया था क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि ये समझिए कि ये भी क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, तो हम लोग के अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, क्या नाम है उनका? DY चंद्रचूड़ नाम है, DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, क्या नाम है मेरे भाई? ध्यान दीजिएगा, DY चंद्रचूड़। और ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के अभी 50वीं मुख्य न्यायाधीश है, ये बात तो आप ये तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और इनका प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करिएगा तो ये जरूर याद रखिएगा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना हमको, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना उसी को याद रखना है, समझे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि आपको सारा डिटेल्स जो थोड़ा थोड़ा मिलते जाए। ठीक है, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कन्या नाम था उनका, HJ कन्या, HJ कन्या। ठीक है, ये याद रखिए, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये तो हर हाल में याद रखना है, ये बता रहे हैं ना, इसको हर हाल में आप याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए राज्य मंत्री परिषद, ये सवाल नंबर 6 था कि किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो देखिए मेरे भाई, राज्य जो मंत्री परिषद होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद कौन होते हैं? देखिए जहाँ तक इसके उत्तरदायी की बात है तो ये जो है ना मेरे भाई विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कोई दिक्कत? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है मेरे भाई? अगर बात की जाए कार्यकाल का, तो विधानसभा के कार्यकाल मेरे भाई जो है ना 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन एक बात है, राज्यपाल अगर चाहे, क्या चाहे? राज्यपाल के चाहने से इसको जो है ना 5 वर्ष से पहले भी इस कार्यकाल को समाप्त की जा सकती है। 5 वर्ष से पहले समाप्त की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, एक सत्रावसन होता है, सत्रावसन की शुरुआत जो है ना आह्वान पर राज्यपाल ही बुलाता है, राज्यपाल क्या करता है? बुलाता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट्स है। चलिए, उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन को दम हल्का धीरे धीरे समझिए और धीरे धीरे समझ, वीडियो देख लीजिएगा ना, 1-2 बार देख लीजिएगा तो डाइजेस्ट हो जाएगा, समझ गए? तो आप समझ गए कि जो विधान परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और ये जो है इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यपाल जो है ना चाहे तो 5 वर्ष से पहले ही उसको विधानसभा को भंग कर सकता है, और हर सत्रावसन की शुरुआत जो है ना राज्यपाल द्वारा ही आह्वान किया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो देखिए ये 2008 का क्वेश्चन है, तो 2008 में जो करेंट था उसका क्वेश्चन था, तो उस समय जो है तात्या कंस्ट्रक्शन जो है इसको लिया था। चलिए ये तो करेंट में आ गया है तो आ गया है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि जूट के जो उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि आप ऐसे ऐसे अगर बिहार का नक्शा बनाइएगा, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे बिहार का नक्शा बनाइएगा और बीच से जो है गंगा नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कटिहार है मेरे भाई, यहाँ पर पूर्णिया है, यहाँ पर कौन सा जिला है? आपको किशनगंज है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका है, इधर आपको सहरसा है और इधर दरभंगा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 1 नंबर पर मेरे भाई कटिहार है, 1 नंबर पर
1 नंबर उत्पादन में कटिहार है, बिहार में कटिहार है। ठीक है। दूसरा नंबर पे अगर जिला की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है पूर्णिया करता है। ठीक है। तीसरा नंबर जो बात किया जाए मेरे भाई तो ये सहरसा करता है। चौथा नंबर उत्पादन में आया तो इसको हम दरभंगा को देते हैं। दरभंगा जो है चौथा नंबर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत। अब देखिए कि जूट जो है ना, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है ना, सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल करता है। एक बात याद रखिएगा, इसको ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे, पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है ना जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में करता है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्थान जो है ना आपका बिहार का ही आता है, और बिहार में कौन कौन जिला है सो आपको बता ही दिए। इसके बाद हम कहते हैं जूट को जो है ना मेरे भाई, जूट को सोना का रेशा भी कहा जाता है। क्या कहता है? सोना का रेशा भी कहा जाता है। ठीक है। और भारत जो है ना विश्व का 35% जूट से बने सामान का उत्पादन करता है। 35% जूट का उत्पादन, यानी भारत के जूट उत्पादन में एक नक्षत्र राज्य है। भारत नंबर 1 पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है जूट उत्पादन में। ठीक है। और आप भी भारत के नागरिक हैं तो जूट का जो बना हुआ सामान जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। और इस्तेमाल करके जो है अपने देश का मान सम्मान और गौरव को बढ़ाना चाहिए। ठीक है। और देखें कि हमारे अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान मैच हुआ है, उसमें भारतीय हमारे शेरों ने, हमारे जवानों ने पाकिस्तान को जो है ना बिल्कुल धूल चटा दिया, मिट्टी में मिला दिया। जब लगातार जो है ना 8वीं बार वर्ल्ड कप में हराया है पाकिस्तान को भारत ने। और फिर अब नया फिर बांग्लादेश का जो है 19 जो है अक्टूबर के बांग्लादेश से होने वाला मैच है, तो उसका भी इंतज़ार कीजिए। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। अब भारत जो है ना, भारत में 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था और ये 2023 में हो रहा है, और इस बार भी वर्ल्ड कप जो है हमारे देश में ही रह जाए, कितनी खुशी की बात होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के में बाबू जो है कुंवर सिंह जो है बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व करते थे? तो देखिए बिहार के जो है आरा क्षेत्र से ये नेतृत्व करते थे। ठीक है। तो आरा में देखिएगा, आरा में नहीं है दोबारा। ठीक है। तो यहाँ पर कौन थे? वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। ठीक है। देखिए अ में आरा, यहाँ वीर में लगा हुआ है, तो समझ जाइए आरा से वीर, याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो था लखनऊ से भी पूछ सकता है। लखनऊ से कौन था? कानपुर से कौन था? ठीक है। इसके बाद कानपुर हो गया, झांसी से कौन था? ठीक है। इसके बाद दिल्ली से कौन था? ठीक है। देखिए तो लखनऊ से था हजरत, देखिए हजरत बेगम महल, हजरत बेगम महल। ठीक है। अब याद कैसे कीजिएगा? देखिए लखनऊ, लखनऊ ल है ना, आई में महल में भी लास्ट में ल लगा हुआ है, जरा शुरू में ल लगल रहेगा ओकर लास्ट वाला नाम में भी ल लगल रहेगा। ठीक है। अब कानपुर, तो कानपुर में न लगा हुआ है, देखिए कान, यहाँ क्या हुआ? नाना साहेब, नाना साहेब, ऐसे याद कीजिएगा। ऐसी छोटा छोटा ट्रिक के माध्यम से याद कीजिएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। झांसी, झांसी तो जानबे करते हैं रानी लक्ष्मीबाई, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। और दिल्ली से थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो करेंट अफेयर्स से सवाल पूछा गया था। ठीक है। करेंट अफेयर्स का सवाल था कि नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं?
देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना 2008 के आसपास जो है, उस समय हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महामहिम जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनको जो है नालंदा विश्वविद्यालय का विजिटर बनाया गया था। ये करेंट का क्वेश्चन था, ठीक है। हो गया। चलिए अब देखिए कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो देखिए बिहार में लगभग 90% कृषि क्षेत्र जो है कार्य होता है, लेकिन और 80% से एभव जो है आपको आबादी जो है गाँवों में ही बसते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 66 हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर। यानी याद रखिएगा बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो लगभग 90% के आसपास कृषि कार्य क्षेत्र पर होता है, ठीक है। और बिहार जो है ना सबसे गरीब राज्य है। क्या राज्य है? सबसे गरीब राज्य है, सबसे गरीब राज्य है। अब देखिए भारत के महान्यायवादी को फिर से महान्यायवादी वाला क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। और एक बात बता देते हैं, महान्यायवादी जो होता है ना, ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार। क्या होता है मेरे भाई? कानूनी सलाहकार होता है। तो देखिए महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो देखिए मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की बात की जाती है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसी प्रश्न में हम देखे थे, एक प्रश्न से ही सारा कॉन्सेप्ट आता है, उसी से सारा हो जाएगा, समझे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये चुनाव होता है, इनका क्या होता है? चुनाव होता है। इनका चुनाव कहाँ होता है? जो सांसद जीत कर आते हैं, जो सांसद जीत कर आते हैं प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, जनता द्वारा जब चुनी जाती है, उसी सदस्यों में से वरिष्ठतम सदस्य को, यानी पक्ष और विपक्ष मिलकर एक लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति ही इसको हटाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति ही इसको हटा देगा, ठीक है। ये जान लीजिए महान्यायवादी जो है ना, ये बात इतना आप समझ लीजिए, महान्यायवादी जो है ना, न्यायवादी, ये राष्ट्रपति का गर्लफ्रेंड है। राष्ट्रपति का ये गर्लफ्रेंड के समान है। जब जाए, जब तक मन है तब तक रख देंगे, ठीक है। इसका कोई ठीक नहीं है, ठीक है। बिन ब्याहे कैसे रहते हैं, उसी प्रकार से लिव इन रिलेशन रहते हैं ना, उसी प्रकार गर्लफ्रेंड जो है, गर्लफ्रेंड की तरह, राष्ट्रपति गर्लफ्रेंड की तरह होता है महान्यायवादी, ठीक है। जितना चाहे अपना मन से पेमेंट दे सकते हैं, जितना चाहे जब तक मन हो तब तक रखेंगे, ठीक है। जब तक मन होगा तब छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो है ना सलाह देते हैं। और अगर उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में या कानूनी पक्ष रखना हो भारत सरकार को, तो ये महान्यायवादी जो है भारत सरकार की तरफ से अपना पक्ष, सरकार का पक्ष जो है न्यायालय में रखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर? देखिए साक्षरता दर 2001 के अनुसार पूछा था, तो आप लोग क्या लगाइएगा? 2011 वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो बिहार का जो साक्षरता दर है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बिहार की साक्षरता दर, साक्षरता दर जो है टोटल जो है मेरे भाई 65.8%, ठीक है। जिसमें से मेल और फीमेल की बात की जाए, मेल और फीमेल की बात की जाए, तो मेल जो है मेरे भाई 72.2% का, जो 72.2% है, नहीं 71.2% है। वहीं पर अगर बात की जाए तो ये 51.5% है आपको फीमेल में, ठीक है। तो केवल ओवरऑल साक्षरता कितना है? 65.8% है। मेल का कितना है? 71.2% है। और इसका कितना है?
51.5% है फीमेल का। तो ये याद रखिएगा 2011 की जनगणना अनुसार। इसके अलावा भी जो है ना, अभी जो सर्वे हुआ है 2022 का जो जाति आधारित जनगणना हुआ, उसका सारा डाटा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ध्यानचंद, क्वेश्चन नंबर 14 का, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद जो है मेरे भाई हॉकी से खिलाड़ी संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं। देखिए, शतरंज का अगर फेमस खिलाड़ी की बात की जाए तो ये आनंद है, आनंद। और क्रिकेट के सबसे फेमस खिलाड़ी की बात करें तो बहुत सारे क्रिकेटर आप सभी लोग जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर, और हाल में जो है खिलाड़ी से तब सब आपको जानवे करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? देखिए, शेर शाह के बारे में हम लोग कुछ बात पढ़ते हैं। देखिए, इनका जो है जन्म जो है मेरे भाई 1472 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था? 1472 ईस्वी में था। यह एक जो है शेर शाह जो है ना अफगानी सुल्तान था। अफगानी सुल्तान कहिए, अफगानी पठान कहिए, ठीक है, अफगानी पठान था मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए, जब भारत पर जब राज था किसका? बाबर का। जब भारत पर जब राज था बाबर पर, ठीक है, तो शेर शाह का एक बचपन का नाम हम जो याद लिख लेते हैं। देखिए, जिस प्रकार बचपन का नाम जो है, बचपन का नाम इनका फरीद खां था। क्या नाम था मेरे भाई? फरीद खां। क्या नाम था इनका? फरीद खां। चलिए, आपको पहले समझा देते हैं कि शेर शाह के जो बचपन का नाम मेरे भाई फरीद खां था। इनके पिताजी का नाम हसन खां था। पिताजी का क्या नाम था मेरे भाई? हसन खां था। यह एक अफगानी थे और इनके पिताजी जो है ना जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। क्या थे? सासाराम के जमींदार थे। इसके बाद क्या होता है कि बाबर जब है, बाबर के उस समय शासनकाल रहता है जब हिंदुस्तान पर, तो उस समय जो है शेर शाह जो है बिहार क्षेत्र में एक सैनिक के रूप में कार्य करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सेनापति बन जाते हैं, और सेनापति जब बन जाते हैं तो बाबर जब कुछ काम में व्यस्त हो जाता है तो 1537 ईस्वी में ये स्वयं को जो है ना अपने आप को ही राजा घोषित कर लेते हैं और बिहार राज क्षेत्र जो है, बिहार राज क्षेत्र पर शासन करने लगते हैं, ठीक है। ये होती है 1537 की बात। इसके बाद 1539 ईस्वी में जो है आपको हुमायूं को हराता है, और 1540 ईस्वी में बयाप्ते मतलब स्वतंत्र होकर और राज का चलाने लगता है शेर शाह। और लगभग 1540 से 1545 वर्षों तक भारत पर शासन जो है शेर शाह का रहता है, और ये पूरे मतलब बिहार से पूरे हिंदुस्तान पर शासन करता है। और इसका सबसे प्रमुख जो काम है ग्रैंड ट्रंक जो रोड बनवाया था, जो कि अफगानिस्तान के काबुल से लेकर बांग्लादेश के चटगांव तक बनाया था, जो काफ़ी विश्व फेमस है। इसके बाद सिक्का वगैरह भी चलाया था इसने। इसके बाद जो है से कि आपको डाक सेवा का भी सुदृढ़ किया था। ये सब फैक्ट बातें हैं। देखिए, तो बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। इसके बाद इनके पिता का क्या नाम था? तो हसन खां था। पिता का क्या नाम था मेरे भाई? हसन खां, ठीक है। ये जो हसन खां जो थे, ये जौनपुर जो राज था, जौनपुर राज के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, सासाराम एक जगह है भारत में, सॉरी बिहार का एक जिला है सासाराम। तो सासाराम जिला पे सासाराम के स्थान है ना, सासाराम में के अंतर्गत जो है ये यहाँ के जमींदार थे। इनके पिताजी क्या थे? जमींदार थे। यहाँ के पिताजी जमींदार थे। जौनपुर राज के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे इनके पिताजी हसन खां, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं बाबर के। तो बाबर के एक मतलब सेनापति जब बन जाते हैं, सेनापति बनने के पश्चात जो है क्या होता है, कुछ काम में जब बाबर जब व्यस्त हो जाता है तो क्या करता है, 1537 ईस्वी में ये पूरे बिहार पर कब्जा कर लेता है और यहाँ का राजा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हुमायूं। तो हुमायूं से 1539 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में हुमायूं से लड़ाई होती है, मारपीट होती है, झगड़ा लड़ाई होता है, युद्ध कहिए इसको, युद्ध होता है। उसमें जो है हुमायूं को पराजित करते हैं और फिर से ये 1540 ईस्वी में ये राजा बन जाते हैं। और 1540 से लेकर 1545 तक जो है शेर शाह जो है अपना शासन करते हैं। शेर शाह जो है पूरे हिंदुस्तान पे शासन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको इम्पोर्टेंट हो गया।
अब एक इनके बारे में एक बात फैक्ट बता देते हैं कि फरीद खां जो है ना, इनका नाम तो बचपन में फरीद खां रहता है, तो बचपन में जब है ये जब कुछ बड़ा होते हैं तो एक तलवार से जो है ना एक शेर को जो होता है ना एक तलवार में गर्दन हटा देते हैं, तो इसलिए जो है ना इनको कहा गया शेर खां की उपाधि दी गई, ठीक है। और शेर खां की उपाधि देने के पश्चात जो है इस शेर शाह नाम से ही फेमस हो जाते हैं, ठीक है। और इनका इम्पोर्टेंट क्या काम है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। रोड ये कहाँ से बनवाया था, अफगानिस्तान के काबुल से। कहाँ से, अफगानिस्तान के काबुल से लेकर कहाँ बनाया था, चटगांव तक, बांग्लादेश के चटगांव तक, बांग्लादेश के चटगांव तक ये बनाया था, ठीक है। तो इस कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप शेर शाह के संबंधित बताया क्वेश्चन नंबर 15 में। अब बहुत जल्द समाप्त करते हैं इसको हम, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई था, ए.यू. होम द्वारा किया गया था। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतिहास सेक्शन का क्वेश्चन है, ये से काफ़ी फैक्ट्स आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत का पोर्शन, ठीक है। तो आधुनिक भारत का जो चैप्टर पढ़ा जाएगा तो उसमें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है कि व्यापकगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। व्यापकगत सिद्धांत का था लैप्स लॉ, ठीक है। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले इसको शुरू किया था। व्यापकगत सिद्धांत शुरू करने वाला वायसराय था, देखिए ये व्यापकगत सिद्धांत होता क्या था, जैसे कि आप समझ जाइए कि ऐसा ये विलय की नीति अपना लिया था। अगर कोई भी राज्य का उत्तराधिकारी अगर नहीं होता था तो क्या करता था, इसको उसको जो है ना कंपनी के शासन में मिला लेता था, ठीक है। तो उसको हम क्या करते थे, व्यापकगत सिद्धांत यानी अपहरण की नीति कहते थे, ठीक है। और इसको समाप्त करने वाला कौन था, तो मेरे भाई याद रखिएगा, इसी में समाप्त करने वाला जो है व्यापकगत सिद्धांत को लॉर्ड कैनिंग था समाप्त करने वाला, ठीक है। समाप्त करने वाला मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यापकगत सिद्धांत को समाप्त करने वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग, शुरू करने वाला डलहौजी। देखिए डाल पर कूदने का काम करता था, ये बंदर था, ए डाल से ओ डाल कूदता था। डलहौजी क्या करता था, ये बंदर कहिए इसको, क्या कहिएगा, बंदर। ए डाल से ओ डाल, ए डाल से ओ डाल, ए डाल से कूद कर जो है राज को हड़प नीति करके हड़प लेता था, समझे। और इसको समाप्त क्या किया, कैनिंग ने इसको समाप्त किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम वायसराय का नाम बताना, ठीक है। प्रथम वायसराय, देखिए प्रथम वायसराय जो है ये कौन था, तो ये प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है, सॉरी लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और विलियम डेक्टी जो है ना भारत का प्रथम जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति होती है ना, उसी समय क्रांति को 1833 के चार्टर एक्ट लाया जाता है। 1833 के चल बंगाल के गवर्नर को समाप्त करके और जो है भारत का गवर्नर जनरल कंपनी का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय जो है कौन था, देखिए लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा 1857 ईस्वी में। इसका विलियम बेंटिक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए टू बेकर शब्द, देखिए ट्राई बेकर शब्द है, ये क्या शब्द है, ट्राई ब्रेकर शब्द जो है आप किस खेल से संबंधित है। देखिए ट्राई ब्रेकर जो शब्द है ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो खेल से संबंधित क्वेश्चन है। ट्राई ब्रेकर शब्द जो खेल है ये टेनिस में भी होता है, हॉकी में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है। तो यहाँ बी और सी दोनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे भाई। अब देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। देखिए प्राचीन नालंदा जो विश्वविद्यालय था, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका जो है संस्थापक जो था ये आपको कुमार गुप्त ने, नालंदा विश्वविद्यालय, प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको कुमार गुप्त ने बनवाया था, ये गुप्त वंश का शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि मुंगेर के निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। मुंगेर जो है किसकी राजधानी थी, तो मुंगेर जो है मेरे भाई याद रखिएगा कि मीर कासिम की राजधानी थी। देखिए ये आपको आधुनिक भारत के सेक्शन से क्वेश्चन है और इसका ज़्यादा मैं डिटेल्स नहीं कर रहा हूँ, इसको आपको आधुनिक भारत जब पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की जो है आपको गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह के जो माता के थे, माता का नाम जो जयला देवी था। माता का नाम क्या था, जयली देवी। जयली देवी इनके माता का नाम था। ठीक है, इसके बाद इनके पिता का जब नाम की बात किया जाए तो पिता जो थे तेग बहादुर थे। तेग बहादुर इस सिखों के 9वें गुरु थे। कौन थे, सिखों के 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जो है ना, ये सिखों के कैमे गुरु हुए, ये सिखों के 10वें गुरु हुए। ठीक है, 10वें गुरु हुए और 1666 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई जन्म इनका, 1666 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो पटना शाही में जन्म हुआ था। पटना शाही में जन्म हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु में का जन्म कहाँ हुआ था। ये फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म के विषय में क्वेश्चन है। ये हिंदी साहित्य के लेखक थे और इनका जन्म जो है पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, पूर्णिया में हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, पूर्णिया कहाँ, पूछे कि सवाल कि पूर्णिया कहाँ, तो पूर्णिया जो मेरे भाई ये आपको बिहार के एक जिला है, जो आपको बिहार के पूर्व साइड में जिला है। ठीक है, वही पूर्णिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कामिनी पुस्तक के रचयिता कौन थे। देखिए पुस्तक से कौन सवाल पूछा गया है, कामिनी पुस्तक रचयिता कौन थे। तो कामिनी पुस्तक रचयिता मेरे भाई जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए, जो जयशंकर प्रसाद थे। अब बात करते हैं और शास्त्र। ठीक है, और शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये हमारे याद रखिएगा आपको अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य, जो कि चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं, चाणक्य के नाम से, विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त नाम से जाने जाते हैं। इसका आपको जो है ये इन्हीं के द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है इससे चंद्रगुप्त मौर्य की राज शासन काल के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो शासक थे, इनके दरबार के ये प्रधानमंत्री थे। चाणक्य कौन थे, प्रधानमंत्री थे, यानी कि प्रधान सलाहकार थे, यही थे सब कुछ। और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी मदद की थी। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया है कि आपको जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन, मैं 2008 से शुरू से स्टार्ट किया हूँ और 2008 में भी 100 क्वेश्चन था और 100 क्वेश्चन के मैंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया हूँ। कितने भागों में डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें पहला भाग में 25 क्वेश्चन लिए हैं, दूसरा भाग में 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है लेकर सामने आता हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपका 25 क्वेश्चन का मैंने ये आपको 2008 वाला जो क्वेश्चन था उसका कुछ डिस्कस किया हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद आपको एक सिलेबस की जो समझ है वो आपको बिल्कुल विकसित हो जाएगी। और इस तरह से अब हर गांव का बच्चा भी जो बिना पैसा में सक्षम नहीं है पटना में आकर पढ़ने के लिए, तो आप गांव से भी तैयारी कर सकते हैं और गांव में भी रहकर इसकी तैयारी अच्छी खासी हो सकती है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस है ये आपको अगर कैसा डिस्कस अच्छा लगा, अगर आपको प्यार मिलता है, अगर आपको सपोर्ट मिलता है, तो मैं जल्द ही इसके बैच का अनाउंस करूँगा और बैच जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कई शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और आपका जब पीटी निकल जाएगा तो मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और इसी दरमियान मैं आपको फिर से कह देना चाहता हूं कि आप साइंस का जो लाइव क्लास है 5:30 में आपको शाम में डेली जो है हमारे फैकल्टी मिस्टर राजू कुमार द्वारा जो है, यानी राजू सर द्वारा जो है आपको चलाई जा रही है।
ठीक है। तो आप इसका लुत्फ लीजिए और साइंस का एक भी क्वेश्चन जो है आपको बाहर से नहीं पूछेगा मेरे भाई। अगर आप पढ़ लेते हैं तो साइंस का क्वेश्चन एक भी आपको बाहर से नहीं पूछेगा, ठीक है। और बात रही अभी जो है हिस्ट्री का आपको अब सेक्शन शुरू करना है हमको, इसके बाद पॉलिटी का शुरू करना है, ठीक है, पॉलिटी का शुरू करना है, इसके बाद ज्योग्राफी का शुरू पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। और सारा जो है इसी चैनल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके बाद मिसलेनियस चीज़ को करना है शुरू, स्टैटिक्स पोर्शंस को देखना है, इसके बाद हमको सेट प्रैक्टिस करवाना है। इन सारे कामों के लिए मेरे दोस्त क्या लगते हैं, या फैकल्टी लगेंगे, हर अलग सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा आपको मदद करना होगा हमको, ठीक है। क्योंकि इस प्रतिभा फाउंडेशन का डायरेक्टर मैं स्वयं हूँ और मेरे ही देख रेख में सारा चीज़ होती है। तो फैकल्टी लाने के लिए क्या होता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा चैनल जो है ना बहुत नया है, ठीक है, और आप लोग की प्यार की ज़रूरत है, प्यार की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप अगर कहीं भी हैं, आप बिहार के किसी भी कोने में है, भारत के किसी भी कोने में है, और आपने बिहार दौरा का फॉर्म फिलअप किया है और नहीं किया तो फिलअप कर लीजिए, ठीक है। और कर जो है मेरे चैनल के माध्यम से तैयारी कीजिए। आपको निसंदेह रहिए, एकदम जेन्युइन और फैक्चुअल मतलब रियलिटी में जो है आपको जो तैयारी का जो सिलेबस है उसका अध्ययन, समग्र अध्ययन करके सिलेबस को अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आपका जब प्यार सपोर्ट मिलेगा, चैनल को दीजिएगा, तभी भी मेरा हौसला बढ़ सकता है। तो इसलिए आप प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, तो हम आपकी सेवा में हमेशा आगे रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।